गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सुमन वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग आर्य कन्या महाविद्यालय हरदोई से बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के एक अंश नवाचार के संबंध में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। नवाचार का सामान्य अर्थ है नव प्लस आचार, अर्थात नव का मतलब हो गया नया और आचार का मतलब है व्यवहार, यानी कि कोई नया व्यवहार। अब हम ये जानना चाहेंगे कि नया व्यवहार कैसे हुआ। तो नए व्यवहार का मतलब है वो व्यवहार जो हमने आज से पहले स्वयं ना किया हो या स्वयं अपने कार्यों में ना अपनाया हो। नवाचार से सामान्य तात्पर्य पहले से चली आ रही रीति रिवाजों, व्यवस्थाओं, स्थापित कानूनों, कर्मकांडों या प्रक्रिया में परिवर्तन है, या उपकरण या पद्धति में परिवर्तन लाकर कुछ ऐसा नया करना जो पहले की तुलना में अधिक सस्ता, सहज, सरल और समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करने में कारगर हो। नवाचार में सबसे मुख्य बिंदु है या केंद्र बिंदु है कि नया विचार, अर्थात नवाचार में कोई ना कोई नया विचार अवश्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नवाचार की परिभाषाओं की। नवाचार एक विचार है, एक व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान का गुणात्मक स्वरूप है, अर्थात जो नई परिस्थितियां हैं और जो वर्तमान में चली आ रही परिस्थितियां हैं उनमें गुणात्मक रूप से अधिकता हो, पहले वाले की अपेक्षा इनमें ज़्यादा अधिक गुण हो, तो वो सब चीज़ें नवाचार कहलाती हैं। नवाचार कोई नया कार्य करना मात्र ही नहीं है, वरन किसी भी कार्य को नए तरीके से करना भी नवाचार है, अर्थात किसी कार्य को करने में नई विधि का इस्तेमाल करना भी नवाचार कहलाता है। किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या निकाय के द्वारा किया गया अभ्यास या विचार भी नवाचार कहलाता है। नवाचार में सभी कार्य ऐसे होते हैं जो पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा पूर्व में किए जा चुके होते हैं, परंतु आपने पूर्व में किए गए कार्य को यदि अपनी नई रचनात्मक शैली प्रदान कर दी है तो यही प्रयास नवाचार बन जाता है। यानी कि अगर हम किसी नई प्रविधि या नई शैली का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पुरानी विधि में कोई परिवर्तन कर देते हैं, तो वो जो शैली है वो नवाचार बन जाती है। नवाचार के अंतर्गत कुछ ना कुछ नया तरीका अपनाया जाता है, जैसे या तो नई विधि या नई तकनीक या नई कार्य पद्धति, कोई नई सेवा या कोई नया उत्पाद। अब हम बात करते हैं बच्चों कि शिक्षा में नवाचार क्या है। हम ये सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ समाज में, हमारे देश में, परिस्थितियों में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, और इन परिस्थितियों का जो प्रभाव है, इन परिवर्तनों का जो प्रभाव है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है। और शिक्षा व्यवस्था में समय के अनुसार जो भी हमारी विधाओं में परिवर्तन हुआ है वो सब कुछ नवाचार के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि आज हम ऐसी बहुत सी विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पहले नहीं कर रहे थे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नवीन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे क्लास का जो स्ट्रक्चर है, जो कक्षों का माहौल है, उसमें भी परिवर्तन हो गया है, तो वो सब भी नवाचार की श्रेणी में ही शामिल है। प्रत्येक वस्तु या क्रिया में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन एक जीवंत, गतिशील एवं आवश्यक प्रक्रिया है जो समाज को वर्तमान व्यवस्था के प्रति और अधिक व उपयोगी तथा सार्थक बनाती है। इन्हीं सबसे नव चेतना और उत्सुकता का संचार होता है। इसकी प्रक्रिया विकासवादी और नवगत्यात्मक होती है। परिवर्तन और नवाचार एक दूसरे के पारस्परिक पूरक या पर्याय हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम परिवर्तन कहें या नवाचार कहें, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही माने गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे नवाचारों की खोज होती है, और जैसे जैसे नवाचारों की खोज होती है उसी एवरेज में परिवर्तन भी समाज में देखने को मिलते हैं।
नवाचार कोई नया कार्य करना मात्र ही नहीं, वरन किसी भी कार्य को नए तरीके से करना भी नवाचार की श्रेणी में आता है। अब हम ये बात करेंगे कि नवाचार की आखिर आवश्यकता क्या है। यदि हम अपने छात्रों की उन्नति करना चाहते हैं तो हमें छात्रों का नामांकन, उपस्थिति और ठहराव क्लास में बढ़ाना होगा, और इसके लिए हमको अपनी जो विधियां हैं उनको रोचक करना होगा, उनको कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में उपस्थित कर सकें या क्लास में रोक सकें। तो इसीलिए कहा गया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और जब हम अपनी शिक्षण विधियों में जो उनका जो एक बोरिंग विधि से हम पढ़ा रहे थे, लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे, तो बच्चा बोर हो रहा था, तो इन्हीं सब में बदलाव करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। और इसी नए तकनीकों को ही के अपनाने को के आधार पर ये कहा गया कि हमारी जो कक्षा हैं उनमें लगातार निरंतर नवाचारों की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं वैसी वैसी हमारी आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती चली जा रही हैं। अब हम बात करेंगे कि नवाचार के प्रमुख पद कौन कौन से हैं, यानी अगर हम किसी नवाचार को अपनाना चाहते हैं, उसकी विधियों को अपनाना चाहते हैं, या कोई नई मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने कक्ष में, तो उसके प्रमुख पद कौन कौन से हैं। तो उसका पहला पद है कि हमें किसी भी नवाचार की खोज करनी है, ठीक है। उसके बाद उसका परीक्षण किया जाना है कि ये जो उपकरण है या जो विधि है उसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। फिर उसका मूल्यांकन करना, जब मूल्यांकन करके हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ हम इस नवाचार को अपनी कक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, तब हम उसका अपने बच्चों के मानसिक स्तर के आधार पर विकास करेंगे और फिर उसको हम अपनी कक्षा में प्रयोग में ला सकते हैं। अब नवाचार कितने प्रकार के हो सकते हैं या नवाचार के कितने भेद होते हैं। सामान्यतः देखने में आया है कि 2 तरह के नवाचार होते हैं। पहला सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार और दूसरा समस्या समाधान संबंधी नवाचार। यानी कि जो पहला है उसके अंतर्गत आता है कि किसी संस्था या उसके मानवीय समूहों से वार्ता करके जब कुछ नया किया जाता है तो वह सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार कहलाता है। इस तरह के नवाचार में हमारे जो समाज की क्रिया प्रतिक्रिया है वो सब कुछ सम्मिलित होता है। इसके गुण और दोष देखे जाते हैं और उनकी विशेषताओं के आधार पर जो भी उपयोगी विचारधारा होती है उसको अपना लिया जाता है। और जो दूसरी प्रकार का हमारा नवाचार है कि समस्या समाधान संबंधी नवाचार, यानी कि इसमें जो समाज में की सबकी व्यवस्था में या कक्षों की व्यवस्था में जो समस्याएं आ रही होती हैं उनके निराकरण के लिए विधियां सुझाई जाती हैं, उनका समाधान किया जाता है और उन समाधान करने के हिसाब से ही नवाचारों का प्रयोग किया जाता है। नवाचार के अंतर्गत हम किन किन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हैं। हम सब जानते हैं बच्चों कि जब हम कक्ष से हटकर बाहर किसी जगह पर पढ़ाई करने की बात करते हैं, बाहर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो हम हमेशा ज़्यादा सीखते हैं। हम तकनीकी में ये पढ़ चुके हैं कि जब हम एक से अधिक सेंस ऑर्गन का एक साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी एक साथ सुन रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, तो जब कई सारे इंद्रियां एक साथ काम करती हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। तो इस तरह की विधियों के अंतर्गत भ्रमण विधि है, खेल विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडी, प्रोजेक्ट आदि इस सब के अंतर्गत आती है। अब इससे लाभ किस किस को होता है बच्चों, जब हम नवाचारी विधियों का प्रयोग करते हैं, नवीन नवाचारों का प्रयोग करते हैं, तो उससे ये तो पक्का है कि हमारे जो बच्चे हैं जब उनके सेंस ऑर्गन्स एक साथ काम करेंगे कई सारे, तो उनमें उनका बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, उनमें कल्पना शक्ति का विकास होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना के आधार पर नया से नया करने का प्रयास करेंगे और उनका मूल्यांकन हम सतत और व्यापक मूल्यांकन उनका हो सकेगा बच्चों का। अब हमारे इस जो हमारी भारतीय परिवेश है उनमें बहुत सी ऐसी बाधाएं हैं जो इन नवाचारों को अपनाने से हमें रोकती हैं। वो कौन कौन सी हैं बच्चों। नंबर 1 है परंपरा के प्रति प्रेम एवं झुकाव, यानी कि जो हमारी परंपरागत विधियां हैं हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। हम में आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है। कई बार जो नवाचार है उनके प्रति अनिश्चितता की स्थिति होती है कि पता नहीं उसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारे मन के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा होता है कि पता नहीं मैं कैसे स्टार्ट करूं इस काम को, कि कैसे कर पाऊंगी। हम कभी कभी नया कार्य करते समय संकोच भी करते हैं, हमको आलोचना का भय भी रहता है।
और कभी कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसा भी होता है कि वो नया प्रयोग कर सकने की स्थिति में ही नहीं होते हैं। कभी विरोध का भी डर लगता है, तकनीकी ज्ञान का अभाव भी होता है किसी किसी को, अनुसंधान के प्रति कुछ लोगों को सकारात्मक भाव नहीं जागृत होते हैं, वो हमेशा उपेक्षा का ही भाव रखते हैं, और आस्थाओं और सिद्धांतों के प्रति हम बहुत ही ज़्यादा वचनबद्ध होते हैं और नवीनता को अपनाना नहीं चाहते हैं। शिक्षक कई बार रूढ़िवादिता हो सकते हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि कोई राष्ट्र परंपरागत विधियों पर ज़्यादा ध्यान देता है और नवीनता को अपनाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं करता है। ऐसी स्थितियों में भी हम नवाचारों को अपना नहीं सकते हैं। और हमारा आखिरी है समुचित नियोजन का अभाव, यानी हम कार्य तो करते हैं लेकिन उस पर जितना हमको नियोजन करने की आवश्यकता है, समय की, एनर्जी की, हम उतना नहीं करते हैं। तो ये सब मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों। कल हम एक नए पाठ के साथ फिर आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।